हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को जो बताया था वो किसी भी ऑर्बिट के जो रेडियस होता है इलेक्ट्रॉन का, वो रेडियस के व्यंजक प्राप्त किए थे। और आज का लेक्चर होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा और यहाँ से बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन भी अपने पूछता है। आज का जो लेक्चर होगा, सबसे पहले तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी का व्यंजक क्या होगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी का व्यंजक क्या होगा वो ज्ञात करेंगे। उसके बाद जो सबसे विविध टॉपिक है जिसका नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब आप लोग सिर्फ लाइट का स्पेक्ट्रम पढ़े थे, यहाँ सिर्फ लाइट को अगर प्रिज्म से गुजारेंगे तो 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, तो वहाँ एक लाइट स्पेक्ट्रम था। तो यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये बहुत विविध होगा, उसमें जो बाल्मा सीरीज, लेमन सीरीज, ठीक है, जितने भी सीरीज है उन सारे सीरीज का परिभाषा भी जो होगा वो बहुत विविध होता है, क्योंकि एग्जाम में आपका हर साल उन 5 सीरीज में से कोई ना कोई एक सीरीज उठा कर दे देता है। ठीक है, उसके बारे में पूछता हो, ऑब्जेक्टिव या हो, सब्जेक्टिव हो या 2 मार्क्स का पूछता है। तो आपको मेरे साथ बने रहना होगा और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के साथ साथ इससे पहले जो भी थ्योरी है उनको बहुत अच्छी तरह से समझना होगा, तभी आप एग्जाम में जाकर अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। प्रीवियस क्लास की बात करें अगर हम लोग, तो वहां पे ये वाला फॉर्मूला को क्या कर दिया था, हम लोग प्राप्त कर लिए थे। ये वाला फॉर्मूला क्या कर लिए थे, प्राप्त कर लिए थे। ठीक है, इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इन सारे मान देखो, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, एच भी कांस्टेंट, पाई का भी मान कांस्टेंट, जेड का भी मान कांस्टेंट, ठीक है, एम का भी मान कांस्टेंट, ई का भी मान कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब नियतांक अगर है तो ये सारा का मान क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा, तो नियतांक हो जाएगा। तो ये जब नियतांक हो जाएगा तो इन सारे चीज को जब हटाएंगे किसी भी इक्वेशन से, अगर कांस्टेंट को हटाते हैं, किसी भी इक्वेशन से अगर कांस्टेंट मान को हटाते हैं तो वो जो बराबर है वो बराबर किससे बदल जाता है, समानुपाती में बदल जाता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, इन सारे कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये जो आपका कांस्टेंट हटने के बाद ये जो बराबर है ये बराबर क्या बन जाएगा, समानुपाती बन जाएगा। अभी ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि आर समानुपाती एन स्क्वायर, आर एन क्या है, ऑर्बिटल की संख्या, और आर क्या आपका उसका रेडियस। तो कहने का मतलब ये है, देखिए अगर हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्या उसका अगर हम लोग कक्षा बदलते हैं, ऑर्बिट बदलते हैं, ठीक है, तो उसमें त्रिज्या में वृद्धि होगा और एन की संख्या में वृद्धि होगा। बाकी इलेक्ट्रॉन का ना ही मास में वृद्धि होगा, ना ही एच का मान में वृद्धि होगा, ठीक है, ना ही उन पे चार्ज में वृद्धि होगा। कहने मतलब एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से अगर हम लोग क्या यहाँ लेके जाते हैं, यहाँ लेके जाते हैं, तो किस में वृद्धि हो रहा, आर में और एन में वृद्धि होगा। ठीक है, बाकी सब कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए इन सारे मान को क्या माना गया, कांस्टेंट माना गया है। ठीक है, और ये कैसे आया तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। अगर आप इस लेक्चर को देखना चाहते हो तो प्रीवियस लेक्चर जो मैथमेटिक्स में फॉर्म है वो देख लेना। अब आगे बात करें, अगर ये बात समझ में आ गया होगा कि अगर हम लोग जैसे ऑर्बिट को बदलेंगे इलेक्ट्रॉन का, जैसे ऑर्बिट को बदलेंगे इलेक्ट्रॉन का, तो उसमें क्या चीज बदलेगा, एक इलेक्ट्रॉन का त्रिज्या और दूसरा मतलब ऑर्बिट का त्रिज्या और दूसरा इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट कक्षा बदल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, इस तरह से बदलेगा। और यहाँ पहला कक्षा अगर है, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, तो उसके बीच में संबंध होता है, जब पॉजिटिव फॉर्म में पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। हालांकि इतना मैथमेटिक्स का सहारा ले रहा पड़ रहा है इसलिए ताकि आपको चीजों को रटना ना पड़े, समझने की ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको मैथमेटिकल फॉर्म में लेके चल रहे हैं, आप इसको उतर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन बहुत भी आए, देख सकते हैं। ठीक है, हम डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लिखा सकते थे, लेकिन आपको नहीं लिखा रहा हूँ। क्यों लिखा रहा हूँ, ताकि आप जो है इसको बना के दिमाग में फिट करके बैठा ले, ताकि जीवन में कभी भूलना ना पड़े। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है, अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी का व्यंजक प्राप्त करना। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि जब कोई बॉडी अगर चलना शुरू करता है तो उसके ऊपर जो एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, इसको हिंदी में गतिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई वस्तु m द्रव्यमान का वस्तु कोई अगर v वेलोसिटी चलती है तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी आएगा फॉर्मूला 1/2 mv², हाफ mv²। ठीक है, तो उसी में से इलेक्ट्रॉन जो चारों चक्कर लगाता है तो उसका हमें क्या ज्ञात करना होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करना होगा, उसका व्यंजक ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो माना कि किसी ऑर्बिट का त्रिज्या r है, ठीक है, फिक्स मान लिया कि r है। ठीक है, यान इसने लगाया कि यान अलग अलग कक्षा की बात करेगा, इसलिए हमने फिक्स मान लिया कि एक ऑर्बिट के ये वाला ऑर्बिट अगर है इसकी त्रिज्या r है। ठीक है, तथा इलेक्ट्रॉन e का मास m है, इलेक्ट्रॉन e का मास क्या है, m है, और उसका वेलोसिटी वेग क्या है, v है। ठीक है, तो हम लोग ये बात जानते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन पर 2 तरह का फोर्स लगेगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स, आवी केंद्र बल बोलते हैं, ठीक है, जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे, और दूसरा इलेक्ट्रिक फोर्स, एक इलेक्ट्रिक फोर्स, एक सेंट्रीपिटल फोर्स। तो
सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम बी स्क्वायर अपन आर, और आपका इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर चार्ज अगर ई होगा तो यहाँ पे कितना होगा, जेड ई होगा। मैंने बताया था न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है, जेड ई होता है। तो लगाने के बाद आपका हाँ एम बी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से आर काटने के बाद एम बी स्क्वायर मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपन आर बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एम बी स्क्वायर का मान हुआ, हमें क्या करना होगा, काइनेटिक एनर्जी का। तो जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, इसका वैल्यू रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए ये जो एम बी स्क्वायर का मान आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपन आर, ठीक है। अब बात करना हमको इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी के लिए, तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर मतलब 1/2 एम बी स्क्वायर। तो एम बी स्क्वायर का मान कितना, इतना है। इसी को उठाकर मैंने यहाँ डाला तो गुना करने के बाद फाइनली मेरे पास कितना ऊर्जा आ गया, 4 दूना 8 आ गया, और पाई का पाई एप्सिलॉन का है तो 1/पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये जो फॉर्मूला निकला किसका, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अगर मैं डायरेक्टली सवाल को ऐसे इस फॉर्मूला को ऐसे लिखा देते तो शायद आपको लगता है कि कितना टफ है, कैसे आएगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये कहां से आ गया। तो मैंने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चला और मैंने आपको बना के दिखाया ताकि आपको भी बहुत अच्छी तरह से फील हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है, उस चीज का। तो आगे बात करें हम लोग इलेक्ट्रॉन का जो है ना स्थिर विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन का स्थिर विद्युत ऊर्जा, क्योंकि स्थिर विद्युत ऊर्जा का जो होता है फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके थे, ठीक है, उसके सहारे से हम लोग लगाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन में चार्ज नेगेटिव होता है, ये Q1 का मान Q2 का मान जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ चुके थे, ई का वैल्यू इतना आएगा, ठीक है। अब अगर बात करें इलेक्ट्रॉन के पास किस तरह का एनर्जी है, तो दो तरह का एनर्जी है। पहला एनर्जी ये है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा एनर्जी का नाम क्या है, स्थिर विद्युत ऊर्जा। दूसरा इलेक्ट्रिक का नाम क्या है, स्थिर विद्युत ऊर्जा। तो इसको आप उतार सकते हैं दोनों का। अगर बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन का क्या ज्ञात करना है, टोटल एनर्जी ज्ञात करना है, तो इसको और इसको दोनों को क्या कर लेना, जोड़ लेना है। इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा आपका स्थिर ऊर्जा। अगर इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी की बात करें तो दोनों क्या कर ले हम लोग, जोड़ लेंगे, ठीक है। इसका वैल्यू ये, इसका वैल्यू ये। अब ये दोनों का नीचे का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 8 पाई एप्सिलॉन इंटू आर आएगा। इससे भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, इससे गुना करेंगे तो जेड इसका ऊपर में, इसका और हम भाग लगाएंगे कितना देगा, पाई से पाई कटेगा, एप्सिलॉन से कटेगा, आर से आर कटेगा, और 2 दूना 4 2 आएगा, 2 से गुना इतना आएगा। तो फाइनली मेरे पास हल करने के बाद इलेक्ट्रॉन पर टोटल ऊर्जा का मान आया इतना आया, ठीक है। लेकिन कभी कभी आर के फॉर्म में नहीं रहेगा। तो ये जो है ना किसी फिक्स ऑर्बिट में, मतलब एक रेडियस की बात करें, एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहाँ तक की बात करें तो इसके पास जो ऊर्जा आया ये आर है, ठीक है, इसके पास ऊर्जा इतना आया। तो इसका जो ऊर्जा होगा अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग होगा, अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग होगा। तो यहाँ पे आर की जगह आर एन ले सकते हैं, ठीक है, जो हम लोग नेक्स्ट लाइन में देखेंगे, इसको आप उतार सकते हैं। अब देखिए आर बराबर आर एन लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, अलग अलग ऊर्जा होगा, ठीक है। तो आर बराबर एन एन हो तो आपका जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का इतना आ जाएगा, ठीक है। और हम लोग आर का मान भी एक जगह पढ़े थे, ठीक है, आर का मान जो पढ़े तो शुरू में लिखा हुआ था इतना आएगा। अगर इसी मान को अगर इस समीकरण इसको ये मान इसी मान को यहाँ डाल देते हैं, इसी मान को यहाँ डाल देते हैं तो यहाँ देखिए 1 लिखे इसको, उसी फॉर्मूला को हम लोग ऐसे करके लिखे, इसका वैल्यू यहाँ डालते हैं आर का वैल्यू, ठीक है, एप्सिलॉन एच स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर, पाई से पाई कटा, और ये जब है गुना करेंगे तो ये सारा मान कहाँ ऊपर चल जाएगा, ठीक है, माइनस इधर आ गया तो जेड गुना जेड, जेड का स्क्वायर, यहाँ का एम या ई पे पावर यहाँ का 2 और यहाँ का 2, ई पर 4, और ये सब गुना करके कितना आ गया। तो ये जो आपका फॉर्मूला निकला, ये जो आपका फॉर्मूला निकला किसका निकला जानते हो, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ही है, ठीक है, बट ये यहाँ पे इस फॉर्म में भी आपको मिल सकता है, ठीक है। ये सब आगे भी पूछेगा, डायरेक्टली तो मैं कर सकता था लेकिन नहीं किया। हालांकि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आपका ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आर नहीं दिया रहा है तो इस फॉर्म में आपको मिलेगा, एन दिया रहेगा, ठीक है। रेडियस का मान यहाँ दिया रहा है, सिर्फ ऑर्बिट का संख्या दे रहा है, एन की आपका ऑर्बिट की संख्या, ठीक। चलो हम लोग आगे इसको उतर ले और आगे हम लोग देखते हैं। कभी कभी जो ना इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा H इंटू सी, नीचे भी H इंटू सी करेंगे, ऊपर नीचे H इंटू सी से गुना करेंगे तो गुना करने के बाद क्या निकल के आएगा, गुना करने के बाद आपका जो है यहाँ पे H पहले सी स्क्वायर था और H से गुना करेंगे तो H पे बाद 3 हो गया, C नहीं था तो गुना करने के बाद इतना आ जाएगा। अब इसका कुछ स्पेशल नाम है, ये जो है ना एम भी कॉन्स्टेंट, ई भी कॉन्स्टेंट, आर भी कॉन्स्टेंट, ठीक है, एप्सिलॉन भी कॉन्स्टेंट,
एस पे बाद 3 भी कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। ये सभी कांस्टेंट है और इस सभी कांस्टेंट का जो नियतांक है ना, इसको हम लोग रीड वर्क नियतांक या रीड वर्क कांस्टेंट कहते हैं। कभी कभी आपको 2 नंबर पूछेगा रीड वर्क कांस्टेंट क्या होता है या उसके ऐसे मात्रक लिखे, ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, तो रीड वर्क नियतांक ऐसे मात्रा क्या होता है? मीटर इनवर्स होता है। जब हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इसका प्रयोग में आएगा तब वहां बता देंगे कि इसका मीटर इनवर्स ऐसे मात्रा क्यों होता है। ऑक्सीजन में पूछता है और अब तो 2 मास में पूछता है। ठीक है, ये बहुत ही है। इसके बाद आपके सामने एक आ गया है एक बहुत भी क्वेश्चन जिसका नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हम पहले ये समझते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। एक्चुअल में अगर हम लाइट को क्या करते हैं, लाइट को अगर हम लोग किसी प्रिज्म से होकर गुजरते हैं तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। विभक्त होने की इस घटना को, इस फिनोमेना को हम लोग प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, जब किसी प्रिज्म से लाइट गुजरते हैं तो वो प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। विभक्त होने के बाद वो 7 रंगों में जो एक रंगीन पट्टी बनता है, उस रंगीन पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब ये स्पेक्ट्रम जो है ये हाइड्रोजन का है, किसी प्रिज्म का नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पहले बनता है कैसे और क्यों बनता है? देखिए, हाइड्रोजन में एक परमाणु होता है, लेकिन उस परमाणु को आपको बता दिया गया था कि उस परमाणु को अगर ऊर्जा दिया जाएगा, किसी भी परमाणु को ऊर्जा दिया जाएगा तो वो क्या चल जाएगा? उच्च स्तर में चल जाएगा, उच्च स्तर में चल जाएगा। लेकिन वो जैसे ऊर्जा देना बंद करेगा वो अपने अपनी कक्षा में जाके गिरना शुरू हो जाएगा और वहां पे जो एक लाइन, एक प्रकाश का उत्सर्जित करेगा और उस प्रकाश को जब हम लोग प्रिज्म से गुजारेंगे तो वो क्या बनेगा? अलग अलग जो है ना लाइन बना के प्रकाश के कुछ समूह बनाएगा और उस समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? उस लाइनों के समूह को या प्रकाश के समूह को हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक दैनिक जीवन में समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति, मान के चलिए पैसे देने व्यक्ति को डायरेक्टली क्या बना दे? बैंक का मैनेजर बना दे। ठीक है, तो उनको जो है उतना एबिलिटी नहीं रहेगा जिसके कारण वो फटक से क्या आ जाएगा, वो जब पूरी बैंक को नहीं संभाल पाएगा तो फटक से अपने काम, अपने जो जहां पे था नीचे आ जाएगा। तो सेम टू सेम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी ऐसा होता है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देते हैं तो हायर ऑर्बिट में तो चला तो जाता है, लेकिन जब वो आता है, जब लौट के जब आता है तो आने के बाद क्या करता है? वो अलग अलग जो ऑर्बिट होता है जिसको पार करके गया हुआ है वहां पे कुछ अलग अलग प्रकाश के रूप में उस एनर्जी को बदल देता है। और जब उसी एनर्जी को जब प्रिज्म से गुजर जाता है तो अलग अलग प्रकाश के लाइनों के समूह के रूप में प्रदान करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे डेफिनेशन के साथ साथ इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका सारे जो सीरीज है, सारे सीरीज का परिभाषा भी जानना जरूरी है क्योंकि वहां पे एक एक सीरीज को 2-2 नंबर में पूछता है, इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है। जब हाइड्रोजन के परमाणु को उच्च ऊर्जा देकर उच्च स्तर तक ले जाया जाता है, जब हाइड्रोजन के परमाणु को ऊर्जा देकर उच्च स्तर तक ले जाया जाता है तो वह ऊर्जा छोड़ते समय प्रकाश उत्पन्न करता। ऊर्जा छोड़ते समय क्या करेगा? प्रकाश उत्पन्न करेगा। तो उस प्रकाश को जब हम लोग प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह कई रंगीन लाइन में टूट जाता है, तो वह कई रंगीन लाइन में टूट जाता है। इन्हीं लाइनों को, समूह को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं आपका कितना सीरीज है? आपका 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 सीरीज बनाता है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि जैसे कि मान के चलिए पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा है, तीसरा कक्षा है, चौथा या 5वां, ये 7वां, 8वां, ये इनफिनिट है, इस तरह चलता जाएगा। अब ये जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जैसे हम लोग किसी भी एटम को ऊर्जा देंगे तो आपको ये बात पता है कि वो अपनी ऑर्बिट छोड़ के क्या करेगा? जैसे एक ऑर्बिट अगर है, जैसे उसको ऊर्जा देंगे तो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, हायर ऊर्जा में चला जाएगा। जब ऊर्जा देते हैं तो हायर कक्षा में वो चला जाता है। तो मान लेता हूँ इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बहुत सारे ऊर्जा दिया, बहुत सारे क्या दिया? ऊर्जा दिया। ठीक है, ऊर्जा देने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ रहा, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ रहा, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ रहा, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ रहा, कुछ इलेक्ट्रॉन रहा, और सारा इलेक्ट्रॉन ये सभी कक्षा से आके अगर सारा इलेक्ट्रॉन पहला ऑर्बिट में यानी कि पहला कक्षा में अगर पड़ता है तो उसका जो प्रकाश का सीरीज बनता है उसे हम लोग लाइमन सीरीज बोलते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? लाइमन सीरीज बोलते हैं, लाइमन सीरीज बोलते हैं। ठीक है, लाइमन सीरीज है ना, ये पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट होता है, पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट। आप पॉजिटिव पूछेगा लाइमन सीरीज का रंग कैसा होता है तो पराबैंगनी होता है, या तो लाइमन सीरीज होता क्या है तो पराबैंगनी होता है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रहेगा या पराबैंगनी। तो आपको पूछेगा कि लाइमन सीरीज क्या है तो बोल सकते हैं किसी भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, ठीक है, सभी कक्षा से आकर कक्षा 1 में या सभी कक्षा से आकर कक्षा 1 में या ऑर्बिट 1 में जो प्रकाश मिलती है और उसके द्वारा जो स्पेक्ट्रम बनता है, जो सीरीज बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या कि कुछ इलेक्ट्रॉन आके दूसरा कक्षा में मिलेगा, दूसरा कक्षा में क्या होगा? ठहरेगा, रुक जाएगा, सभी कक्षा से आएगा, इससे भी आएगा, इससे भी आएगा, इससे भी आएगा, इससे भी आया, इससे भी आया, इससे भी आया, सभी कक्षा से आकर कहाँ मिलेगा? दूसरा कक्षा में मिलेगा। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बामर सीरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? बामर सीरीज। अगर आपको पूछे कि बामर सीरीज जो होता है
ठीक है, वो किस रंग का होता है तो बोल सकेगा दृश्य प्रकाश का, वो विजुअल होता है। ठीक है, ये विजुअल रीजन होता है, ये दृश्य प्रकाश का होता है। ठीक है, ये ऑडिट में पूछेगा। अगला क्या बोलेगा कि अगर सभी लाइन अगर कहां से मिलता है, अगर तीसरा में आके मिलता है, अगर तीसरा में मिलता है, ठीक है, वो तो उसको पर्सन सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? पर्सन सीरीज। ठीक है, इसको नियर इंफ्रारेड रे बोल सकते हैं या औरत किरणें होता है। ठीक है, तो तीसरा में मिलेगा तो क्या पर्सन, अगर चौथा में मिलेगा, ठीक है, चौथा में मिलेगा तो क्या बोलेंगे? ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज बोलते हैं। ये भी आपका मतलब दूर और औरत होता है। ठीक है, पांचवा मिलेगा तो फाउंड, पांचवा मिलेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? फाउंड इंफ्रारेड बोलते हैं, फाउंड इंफ्रारेड बोलते हैं। ठीक है, इसका कुछ फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका और भी सबका एक एक करके डेफिनेशन, इसका गुण वगैरह लिखाना पड़ेगा। तो आज का वीडियो में यहीं तक रखते हैं, क्योंकि और लिखाने जाएंगे तो बहुत सारा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, बहुत सारी बताते बताते वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, जिसके कारण हमें दिक्कत हो सकता। तो चलो आज का वीडियो यहाँ तक रखते हैं। तो आप आई होप ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, और आप इसको अच्छी तरह देख लेना और समझ लेना। ये आपका 2 नंबर में पूछेगा, एक एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन उठा उठा के 2 नंबर से पूछेगा, और आप अच्छी तरह से इसको समझ लेना। बहुत आसान है। अगर एक में आके मिले और बट एक में आके मिले तो लेमन, 2 में मिले तो बाम और 3 में मिले तो पर्सन, ठीक है, 4 में मिले तो ब्रैकेट और 5 में मिले तो फॉन्ट। तो ये आपका क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो लाइनों का समूह है, यही है। और इसी सारे को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को जो है बहुत अच्छी तरह से आगे और वीडियो में पढ़ेंगे, जिसका भी एक छूटा हुआ भाग है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें वीडियो को, ताकि ज्यादातर लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए, क्योंकि बहुत वीडियो क्वेश्चन होगा आपका। ये आपका केमिस्ट्री 11th में भी है और 12th में भी है। तो आज हम लोग यहाँ रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।